देखो यही जान तो मेन यही चीज़ होता है, अगर ये आप नहीं समझ पाए ना 11th में जाने के बाद तो केमिकल रिएक्शन में बहुत प्रॉब्लम करती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी अगला जो टॉप चैप्टर भी हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें भी अगर हम इसके बारे में अच्छे से नहीं समझ पाए कि इलेक्ट्रॉन क्या मतलब इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा केमिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जो भी चीज़ है वो कैसे कैटायन बन रहा है, कैसे एनायन बन रहा है, ये सब चीज़ें हम नहीं समझ पाते ना, तो कहीं ना कहीं जितने भी रिएक्शन वाली चैप्टर आते हैं उन सब में प्रॉब्लम होती है काफ़ी। ओके, तो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो इसमें देखो ये है, अच्छा एक बात बता, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं ना, काफ़ी एटम होते हैं। तो ऐसा समझो एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। हमने अगर याद हो तो हमने पढ़ा था ना कि जब किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मतलब एक तरह से फोर्स काम करता है इन दोनों के बीच ना, जो इन दोनों को पकड़े रहता, उसी को हम फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला करते थे। और केमिकल की भाषा, केमिस्ट्री की भाषा में ना इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होता है, बॉन्ड। बॉन्ड है फिर केमिकल बॉन्ड, जो भी कहना चाहूं वो भी दोनों सही है, केमिकल बॉन्ड। देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। देखो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही एटम बनाए हैं, हालांकि बहुत एटम होते हैं। तो इन 2 एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी कि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से 2 एटम्स एक दूसरे को खींचे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। समझ पा रहे हो, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। यानी अगर कोई पूछे कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो केमिकल बॉन्ड कहोगे क्या है, केमिकल बॉन्ड किसी भी 2 एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से दोनों एटम एक दूसरे से लिंक रहते हैं, उसी लिंक को क्या बोलते हैं, उसी लिंक को हम बॉन्ड बोलते हैं। भाई बंद, इसे हिंदी में बंद बोला जाता है जी। तो अगर एक दूसरे से मान हमने एक दूसरे हाथ हमने पकड़ करके खूब तेजी से पकड़ा हो, तो हमने एक बॉन्ड ही तो बनाया है, हमने एक बंध ही तो बनाया है। ओके, तो एक उसी लिंक को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछे केमिकल बॉन्ड क्या है, इसे हिंदी में हम रासायनिक बंध बोलते हैं। रासायनिक बंध क्या है, रासायनिक बंध क्या है, रासायनिक बंध एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच दे इंटरलिंक्ड, दे लिंक्ड, जिससे क्या रहते हैं, लिंक्ड टू ईच अदर, जिससे भी एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो उसी लिंक्ड हम क्या बोलते हैं, उसी लिंक्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, उसी लिंक्ड को हम बॉन्ड बोलते हैं। अब पूरी केमिस्ट्री में जानते हो बॉन्ड हमें दो तरह से पढ़ना है। एक को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। केमिकल बॉन्ड पूरा अच्छे से लिखते हैं, ये केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। एक को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड और एक को बोलेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और एक को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। समझ रहे हो, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। ओके, अब उसके पहले हमें कुछ, अगर हमें रिएक्शन देखना है ना मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं उसके इनर्ट गैस के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन थोड़ा सा भी इनर्ट गैस पढ़ने के पहले ही कुछ हम और देख लेते हैं। देखो हमेशा देखो जब भी कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, जब भी कोई मेटल किससे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल से,
अगर कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो अलग की बात है कौन सा कंपाउंड बनता है, लेकिन जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में जो एटम्स होंगे उन एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? उन एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये तय है, कंफर्म है कि उन एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर वो एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, उनमें जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। समझ रहे हो? ये देखो काफी अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी मेटल हमारे पास है और कोई नॉन मेटल है, अगर मेटल को हम नॉन मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, अभी बता रहे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सब चीज बताएंगे। अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो अगर मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में एक खासियत ये रहेगा कि उनके बीच जो उस कंपाउंड में जो एटम्स होंगे उन एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड बना रहेगा? आयनिक बॉन्ड बना रहेगा, कंफर्म। और ऐसा भी होता है कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट कर ले, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना रहा है, और उस कंपाउंड में जो एटम्स होंगे उन एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। उन एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये सब चीजें थोड़ा सा एक दूसरे से ना इंटरलिंक्ड होते हुए चले जाएंगे। अभी तो जो चीजें नई नई है उसको बता रहे हैं, बाकी अभी देखो एक दूसरे से रिलेट करते हुए चले जाएंगे, तुमको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। समझ रहे हो ना? एक मेटल नॉन मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में जो एटम्स होंगे उन एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। और एक नॉन मेटल रहेगा और दूसरा भी कैसा रहेगा? नॉन मेटल। भाई जैसे CO2 बताओ नॉन मेटल है कि नहीं? दोनों। कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल। NO2 दोनों नॉन मेटल। H2O दोनों नॉन मेटल है। तो दोनों अगर नॉन मेटल हैं तो जब दोनों नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक और चीज आ रहा होगा कि सर मेटल को मेटल से भी तो रिएक्ट हम करवा सकते हैं, बोलो। तो मेटल प्लस मेटल इक्वल टू, मतलब ये नो रिएक्शन। बिल्कुल कभी तुम कोई ऐसा कंपाउंड नहीं देखोगे जिसमें मेटल ही दूसरे मेटल से रिएक्ट कर जाए, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। वो सिर्फ नॉन मेटल ही कर सकते हैं। कभी मेटल एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करते हैं। सिर्फ मेटल नॉन मेटल या फिर नॉन मेटल से कर लेता। कभी भी मेटल मेटल से रिएक्ट कभी नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो समझ गया ना कि अगर कहीं पर भी आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो समझ जाना कि वो किस किस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। वो एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है। अगर हमारे पास कोई एक कोवैलेंट कंपाउंड है तब तुरंत तो समझ जाना कि वो दोनों किससे किससे बने हुए हैं? दोनों नॉन मेटल से ही बने हुए हैं। अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब कि दोनों, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा हम इस बॉन्ड के बारे में बता देते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। हालांकि अभी इसको और हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। इससे हम बोलते हैं, इसे हम आयनिक बंध हिंदी बोलते हैं, चलो हिंदी छोड़ो। इसे हम कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देखो अगर हमारे पास कोई एक एटम है, हमारे पास कोई एक एटम है और एक दूसरा एटम, अगर दोनों एटम्स के बीच रिएक्शन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है, दोनों एटम के बीच रिएक्शन कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। माने जब ये एटम था
अब तुम खुद सोचो, जब ये एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और ये एक एटम, ये तो हमने बताया था पहले ही ना, अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कौन सा चार्ज कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं, अब तुम खुद सोचो, हमने पढ़ा है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों सेम आयंस के हैं, दोनों सेम चार्ज वाले हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं। तो इन एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, मतलब एक से इलेक्ट्रॉन कूद करके दूसरे में चले गए। यह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है तो समझ जाओ कि वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। हालांकि बहुत डीप में चलेंगे इसमें, अभी थोड़ा सा इसे समझा दे रहे हैं कि क्या होता है। और एक है कौन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड देखो, हमारे पास अगर एक एटम है, हमारे पास एक एटम है, दूसरा एटम भी है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये एटम, ना ये एटम इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ना ये वाला एटम इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बस दोनों में क्या होगी, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, दोनों में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। ये क्या देखो, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यहां पर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाती है, शेयरिंग समझ रहे हो ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझेदारी की जाती है। कहते नहीं गांव वाले की, जब एक परिवार में मतलब बड़े, जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो साझेदारी में कोई सामान खरीदते हैं तो उसको कहते हैं ना साझी है। तो साझी मतलब शेयरिंग वाला, शेयर वाला है कि सबको इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का समान रूप से अधिकार है, तो इसे हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब शेयरिंग करेंगे तो ये एटम ना एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला आयन कुछ नहीं होता है, बस ये एटम्स एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जब शेयर करते हैं ना तो दोनों मिलकर आखिर जब शेयर करेंगे तो जुड़ेंगे है ही, तो जब जुड़ते हैं जो तब जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो समझ में आया जी। देखो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, उन एटम के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो कहोगे कि केमिकल बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स जिसकी वजह से बाय विच दे लिंक्ड टू ईच अदर। तो उसी बॉन्ड को जिस वजह से उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, उसी लिंक को हम क्या बोलते हैं, उसी लिंक्ड को हम बॉन्ड बोलते हैं। और केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पर हमने देखा कि अगर हम जब मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड कोई बना, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड में जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल हमारे पास है, दूसरा भी नॉन मेटल है। अगर दोनों नॉन मेटल हैं, हमने दोनों को रिएक्ट करवा करके एक कंपाउंड बना लिया। अब जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, इस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और एक और चीज याद रखना कि मेटल कभी मेटल से रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड मेटल्स। आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड अगर एक एटम है दूसरा एटम है, तो अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम पर चले जाए, यानी कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के दूसरे एटम्स पर चले जाते हैं, तो उन एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा नेगेटिव हो जाता है। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कि दोनों अनलाइक चार्ज है, मतलब अनलाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तब दोनों जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसी, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं, उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। मतलब यहाँ आयंस की वजह से बॉन्ड बना है। और यहाँ अगर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर एक एटम हमारे पास है दूसरा एटम है और दोनों एटम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कर रहा है, ना तो ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दोनों किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बस वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। यानी कि इस मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का समान अधिकार होगा।
तो इस जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, नोट कीजिए। अच्छा, कि जो हमारे पास एक नोबल गैस हम लोगों ने नाम सुना होगा, वो समझाते हैं कि क्या होता है वो। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। हाँ, उसको जितना भी हम बताया ना, इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखना, जो हम बताए हैं पूरा बॉन्ड जो बताया ना जी, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। ये इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस क्या होता है देखते हैं। नोबल गैस मतलब ना कि एक तरह से इनर्ट गैस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। और कुछ लोग और प्रेम से बोलते हैं इसे क्या? नॉन रिएक्टिव गैस। नॉन रिएक्टिव गैस मतलब किसी से मतलब ही नहीं होता इन सब चीजों का, कोई किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। रीजन जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो तुम्हारे लेफ्ट में दिख रहा है ना जी, पीरियोडिक टेबल में, हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे साइड में देखो, राइट साइड में इधर ग्रुप 18 है ना, एक ऊपर 18 लिखा हुआ। ग्रुप 18, ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स डाले गए हैं वो सब के सब नोबल गैस हैं। जैसे कि हमारे पास क्या क्या है? हीलियम, हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। नहीं, अभी वो कंफर्म नहीं है। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका 10, इसका 18, 36, 54, 86। तुम्हें याद है कि देख कर बताइए? 86, 54, 36। मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। इसका है कितना? 10। इसका कितना है? 18। और क्रिप्टॉन का कितना है? 36। और ज़ेनॉन का कितना है? 54। और रेडॉन का कितना है? 86। ये तुम्हें याद रखना चाहिए, इनका जो नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अगर हम थोड़ी सिंबल की बात कर लेते हैं तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं He से। He मतलब क्या है? हीलियम है। Ne मतलब क्या है? नियॉन है। Ar मतलब क्या है? आर्गन है। क्रिप्टॉन का मतलब Kr रहेगा और Xe रहेगा ज़ेनॉन, और Rn किससे क्या हो जाएगा? रेडॉन। ये याद रखना, ठीक है, कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब के सब कैसी गैसें हैं? नॉन रिएक्टिव गैस है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कुछ समझने के लिए, तो देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो हमने 2 का करा तो 2 ही तो होगा। 2, 8, 10, 2, 8, 10 और 8, 18, 2, 8, 10, 18, 10, 28, 28, 8, 36। सोच पाओ, 2, 8, 18, 18, 8, 18 2 36, 36 4 40, 6 46, 8 6 14 54 हो गया। और ये हो रहेगा 2, 8, 18, 32, 18, 8। देखो 32, 8, 40 और 18, 18, 36, 40 3 70 6 76, 77 78, 78 8 86। मतलब कुछ समझे थे? ये वाला हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसे, होता है इसे मतलब बताया जाएगा भी, ठीक है ना। उसमें किसमें क्लास 9 में बताया गया था ना? क्लास 9 में कुछ बताया गया था। ये थोड़ा सा जो भी एक्सेप्शन है ना, वो धीरे धीरे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जब क्लास 9 पे एक बार हम साथ बताए होंगे, इसे 1s2 करके होता ना, 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे करके बताए थे ना। तो इससे तुमको हम कंफर्म कर देंगे वहां पे कुछ जाओगे क्लास 11 पे। ये सबसे तरीका होता है वो कि किसी का भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सबके लिए वो स्टेबल होता है, सबके लिए सही होता है। तो यहां से कुछ चीज कॉमन दिख रही है क्या कि सबकी? एक मिनट, थोड़ा सा मुझे ऑर्डर में लिखना चाहिए था, एक मिनट रुक जाओ। सबके एरो की लेंथ सेम कर दे तो थोड़ा सा थिंकिंग पावर, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बढ़ेगा तुम्हारा। एक
ओके देखो 2, इसका हो गया 2, ब्लैक पेन से करना है, इसको हम बोलते हैं 2, 2 8, 2 8 2 10 और 10 8 18, 2 8 2 10 18 और 8, 8 10 10 20 और 10 30 6 36। ओके 2 8 2 8 18 18 8, 2 8 18 32 18 8, ये है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे हमारे पास कोई एटम्स हैं तो जो बीच में होता है न्यूक्लियस होता है ना, इसके जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये सेल बोलते हैं, एनर्जी सेल बोलते हैं इसको हम एनर्जी सेल बोलते हैं, वो आगे बताया जाएगा कैसे होता है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा सेल, के सेल, एल एम एन ऐसे बोलते हैं, के इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं एन, ऐसे तुम आगे बढ़ते रहो अंग्रेजी लेटर में, और क्या पी ऐसे होता है। मतलब ये है ये है। तो जो सुनो, जो लास्ट वाला सेल होता है ना, इस लास्ट वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, इस लास्ट वाले सेल को हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। जो लास्ट सेल है, इस लास्ट सेल को हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। जो लास्ट सेल है मतलब एनर्जी सेल उसे हम बोलते हैं। जो लास्ट एनर्जी सेल है, इसी लास्ट एनर्जी सेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। लास्ट सेल को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। थोड़ा समझना, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो हमारे पास जो लास्ट सेल है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन हमने करके बनाया है, ये लास्ट सेल है, और इन्हीं लास्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। एक मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। और इसी आउटर मोस्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बोलो कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंसी को डिफाइन करते हैं कि इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ ये जो इनर्ट गैस हमने पढ़ा देखा है कि इनर्ट जो नोबल गैस है, नोबल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन है। इनके सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो केमिस्ट्री का ये रूल है, ये कहा रहता है कि जितने भी एटम्स हैं, अगर उन एटम्स के कोई भी एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब वो स्टेबल होता है। अगर किसी भी एलिमेंट के, देखो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कैसा कहलाएगा, वो एलिमेंट बिल्कुल स्टेबल कहलाएगा। तो वो एलिमेंट कैसा होगा, वो एलिमेंट स्टेबल होगा। याद रखना है चीजें, वो एलिमेंट स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब कि अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने बोला था ना कि गांव के बगल में कोई घर बना है बहुत अच्छे से, सब कुछ उसके पास है, तो वो एक स्टेबल है कि उसका किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से लेना देना नहीं है कि कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ बवाल हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस वो स्टेबल हो जाता है। तो इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में बस इसी को छोड़ करके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका एक्सेप्शन समझ लो कि एक्सेप्शन है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, बाकी समय कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो केमिस्ट्री में ऐसा कहा रहता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है, उसका किसी से कोई मतलब नहीं भाई। कोई भी एलिमेंट रिएक्शन कब करता है, जब उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ना हो। अगर 8 से कम होते हैं तभी वो एलिमेंट रिएक्शन करने के लिए मजबूर होता है। इसको ऐसे रिएक्शन करने का मतलब होता है ना कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या उसको देने वाले इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। बस कुल मिला जुला करके अगर देखो, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है आउटर मोस्ट सेल में, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो लेस देन 8। अगर ऐसा है तब वो एलिमेंट मजबूर हो जाता है किसके लिए, रिएक्शन करने के लिए। तब उसे जरूरत पड़ती है रिएक्शन करने की, अदरवाइज कोई भी एलिमेंट रिएक्शन नहीं कर सकता। वो रिएक्शन कब करता है, जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, ज्यादा नहीं हो सकता। 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, कम हो। अगर ज्यादा भी होगा तो भी वो 18 पूरा करना चाहेगा अपना। मतलब कुल मिलाजुला करके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस ये कुछ छोड़ करके, जैसे स्टार्टिंग वाले जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम तो है ना, लिथियम हो गया, लिथियम और बेरिलियम, इन दोनों को छोड़ करके, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, ये जो होते हैं इनके छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सब ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहेंगे। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो समझो कि वो क्या हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गए। बस मेन चीजें सब क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इस पूरी, चाहे जो भी हो वर्ल्ड में, चाहे जो भी हो, सब अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो जो स्टेबल हो, केमिस्ट्री में किसको स्टेबल माना जाएगा, जिसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, या फिर इलेक्ट्रॉन दे करके, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके। उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, वो रिएक्शन करने के 3 ऑप्शन होते हैं। अगर 8 से थोड़ी एक का 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, बस इन तीनों में से कोई ना कोई एक करेगा। अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक करेगा। ये 3 ही चीज है हमारे पास, 3 ही एक तरह से प्रोसेस है जिन प्रोसेस से हम रिएक्शन कर पाएंगे, एक एटम्स को दूसरे एटम से हम रिएक्शन करवा पाते हैं। तो समझ गया ना कि कोई भी एलिमेंट से रिएक्शन कब करता है, कि जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। देखो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8, यानी कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तब वो रिएक्शन करता है। अदरवाइज अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो एलिमेंट बिल्कुल स्टेबल होता है। जब स्टेबल है तो उसे रिएक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। यहां पर उसको कोई मतलब ही नहीं है किसी से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन देने की, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अब इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इनको किसी से कोई मतलब है, किसी से मतलब नहीं है, ये किसी से रिएक्शन करेंगे ही नहीं। आप केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें कभी भी इन एलिमेंट्स का जिक्र नहीं किया जाएगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं होते हैं। समझ पा रहे हो, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं होते। और एक और चीज कि जो ये वैलेंस सेल जो है ना, जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक एटम्स को दूसरे एटम से रिएक्शन करवाते हैं, तो उस एटम्स में जो रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन किससे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ना। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वैलेंस सेल में होते हैं। मतलब हर एलिमेंट का जो वैलेंस सेल होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, और बाकी उसके अंदर जितने भी सेल होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज होते हैं। अब एक और चीज, अगर जब हमने अभी पढ़ा है कि अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो रिएक्शन करता है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी कैसे पाएगा, वो अपनी स्टेबिलिटी इनके जैसा बन करके पाएगा। अगर कोई एलिमेंट है जो आर्गन के करीब है, आर्गन के थोड़ा सा आगे पीछे है, तो वो आर्गन के जैसा बनना चाहेगा। अगर कोई एलिमेंट है जो क्रिप्टॉन के अगल बगल में है, तो क्रिप्टॉन के जैसा वो बनना चाहेगा।
तो हर एलिमेंट इन इनर्ट गैस की जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। भी दो, जैसे सोडियम है, सोडियम कितना होता है एलिमेंट, 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2 8 1। तो इसके पास देखो अब ये किसके करीब है, बिल्कुल इसके करीब है ना, नियॉन के करीब है। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज कर देता, तुरंत क्या बन जाता है, 2s बन जाता है, यानी कि 2 8, यानी कि 8 2 10। और देखो नियॉन होता है, तुरंत ही नियॉन के जैसा बन गया और तुरंत ही ये स्टेबल हो जाता है, कोई रिएक्शन करता नहीं किसी से। समझ पा रहे हैं, ये नोट करो, बताते हैं आगे। देखो आयन, अरे पेपर नहीं कैंसिल होगा, अगर कैंसिल हो भी गया तो भी दिक्कत होगी तुम्हारे लिए। यार तुम सोचो, शिवम बाबू आईएएस की आईटी की तैयारी कर रहा है, आपको कैंसिल करने की सोचो मत। 75% माइनस आ गए तो डाउन हो जाओगे, गए फिर काम से। अभी रूल आया ना, अभी जल्दी, कल लगभग 1 हफ्ते रूल बना है आईआईटी में, सब एनटीए वाले बनाए हैं कि जो 75% माइनस आएगा वो आईआईटी में फॉर्म ही नहीं फिलअप करेगा। पहले वाला सही था, पहले वाला 75 माइनस रहेंगे तो भी भर, हाँ, लेकिन अब 75 हो गया कि आप उतना है तो नहीं भर पाएंगे। नहीं वो 12 की बात है जी, 11th की नहीं, अरे उसकी नहीं, अरे नहीं 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 10th की बात है जी, हम कहाँ जा रहे हैं, 10th की ही तो बात है, 10th में ही 75 माइनस नहीं आना। देखो आयंस क्या होता है जी, आगे तक अभी पहले 11-12 को तो स्टार्ट हो हमारा। आयंस देखो क्या होता है जी, सुनो पहले यहाँ पे आयंस क्या होते हैं। आयंस, अगर कोई एटम, देखो अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली, ठंडी लग रही है, पर्दा लेकर आओ। सही ठंडी लग रही है जी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हमको ठंडी नहीं लग रही है, तब ठंडी नहीं लगेगी। सोच पा रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, ठंडी नहीं लगेगी हमको। एटम्स देखो क्या होते हैं, आयंस, आयंस क्या होते हैं सोचो। अगर कोई एटम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है तो उसी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक कैसा, एक पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है नेगेटिव। अब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, आयंस बोलने लग जाएंगे। अगर कोई एटम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब या तो उस पर पॉजिटिव हो या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज हो। थोड़ा सा अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में बनाते कौन है, पूरा मुहा समझते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज बनाने की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, मेटल में होती है। हमारे पास अगर कोई मेटल है, अगर वो मेटल इलेक्ट्रॉन, अगर वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो मर्जी नहीं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन। तो कोई मेटल इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है, तब वही मेटल इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देता है, उसके बाद कैसा चार्ज बना लेता है अपने ऊपर, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2 2 8 1 होता है ना। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो अपने क्या बन जाता है,
पॉजिटिवली बन जाता है, पॉजिटिवली। और पॉजिटिवली चार्ज कब बनता है जी? पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये होता है, अभी हम याद करो तो हमने बताया था ना कि जितने एक एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जब ये भाई साहब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, तो इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 8 2 10, और कितना प्रोटॉन है? 11। तो 11 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, और 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन का मतलब है कि 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो इसी एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ही ये कैसे हो जाते हैं? N प्लस हो जाते हैं। और इसी N प्लस को हम क्या बोलने लग जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स बोलने लग जाते हैं। समझ पा रहे हो? और अगर हम बात करें हमारे पास मैग्नीशियम, जिसका होता है मैग्नीशियम कितना होता है जी? मैग्नीशियम 12। सोडियम मैग्नीशियम 12 ही तो होता है जी, 2 8 2। अब ये क्या करते हैं, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। और अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं तो लूज करके बना लेते हैं Mg2+ बना लेते हैं, Mg2+ बना लेते हैं। इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? 1। इसके पास कितने हैं? 2। इसमें भी सोचो तो कितने मैग्नीशियम में हम देखो, हर एटम में अगर कोई सिंगल एटम है तो उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसमें 8 2 10 2 12, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे। हमने जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे और कितने प्रोटॉन है? 12। अब खुद सोचो, जब 12 प्रोटॉन यानी कि 12 पॉजिटिव चार्ज और कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हुए कि नहीं हुए? अब उस 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ही इस पर कैसा चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब 2 प्लस एक्स्ट्रा है इसके पास। अगर हम एक और बात कर लें एग्जांपल में, एक थर्ड हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम। कितना होता है? 2 8 3 होगा ना। तो अब ये कितना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक इनर्ट गैस के जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को लूज करना चाहिए इन्हें? 3 इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या करते हैं? ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लूज करके क्या बना लेते हैं? Al3+ बना लेते हैं, Al3+ बना लेते हैं। अब जब Al3+ बनाने, इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम की बताओ, एल्युमिनियम जब एक एटम है तो उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 8 2 10 3 13, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 13 प्रोटॉन। जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन पर भी ना, तो दोनों में चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है। तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन स्टेबल थे, आराम से बैलेंस थे। तो जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि इसके पास 13 प्रोटॉन तो हैं लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बस यही है कि किसी भी एटम, कोई भी एटम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं कर सकता है, उसकी पास वो टेंडेंसी नहीं होती है। और जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। समझ रहे हो ना? कैटायन बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम धनायन बोलते हैं। प्लस, धन मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज समझ गए ना जी कैसे होता है? कोई मेटल, कोई पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, तब वो एटम्स कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। हमने 3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है इसमें, जो कि समझ में आया होगा जी। कोई लॉजिकल चीज नहीं इसमें है, सब लॉजिक से ही है। अब इसी का सेम होता है कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कौन बनाते हैं? नॉन मेटल की मेटल। नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल, याद रखना हमेशा कौन बनाते हैं? नॉन मेटल की मेटल ही पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। कभी नॉन मेटल पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते। अगर वो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो उनको हम मेटल कह देंगे जबरदस्ती। अगर नॉन मेटल ही है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करा तो समझ जाओ कि वो नॉन मेटल नहीं है।
मेटल है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल है, ये कन्फर्म नॉन मेटल ही होगा, कभी मेटल हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सपने में भी इलेक्ट्रॉन मेटल नहीं हो सकता ये। अगर नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज नहीं गेन करेगा ना, यहाँ पे क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और ये भी कंडीशन सेम है, जब देने वाला 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया दे रहा है तो पाने वाला कितना पाएगा, यही तो पाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि देने वाला 1 2 3 है तो 5 का सिक्का कहां से मिल जाएगा, सोचो भाई। अगर छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के पास 100 रुपया आ जाता तो घर वाले परेशान हो जाते हैं ना, इसको 100 रुपया कोई दे ही नहीं सकता, ये 100 पा कैसे गया, इसका मतलब कहीं न कहीं हाथ साफ किया है। तो चेक करते कहाँ हाथ साफ किया अपना। महिमा को देखो एक्सपीरियंस है। तब तुम्हें कैसे पता है कि पिटाई होती है, बताओ। पाते हैं, चुराते हैं। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3, देखो एरो हमने अंदर की तरफ लगाया है, मतलब ये क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और गेन करने के बाद कैसा चार्ज बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज बना देते हैं। अभी समझा रहे हैं ये कैसे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो उसको बोलते हैं कि ये जो एटम्स होगा वो नेगेटिवली क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली। जो नॉन मेटल रहेगा ना वो नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो तुम लोग कहते हो केमिस्ट्री रटने वाली बात है, कहाँ रटने वाली बात है, सब चीजें एकदम आराम से लॉजिकली समझ में आ रही हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमारे पास है क्लोरीन, किसकी याद आ रही है, हाँ किसकी याद आ रही है, चलो यहाँ देखो क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता ना, 2 8 10 7 17। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये बताओ किसके करीब है, आर्गन के करीब है ना। तुरंत ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से पाने की कोशिश करेगा ना, तो ये अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, किसी से भी बेचारा सिफारिश करेगा कि कोई इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन पाया तुरंत उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ने गेन किया तुरंत ये क्या बना लेता है, तुरंत ये बना लेता है Cl माइनस, क्या बना लेता है, Cl माइनस बना लेता। और Cl माइनस बनाने का मतलब क्या, सोचो इसके पास क्लोरीन है 2 8 2 10 7 17, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो भाई प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन 17 ही तो रहेंगे, लेकिन इस बार 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मेटल में क्या होता है, मेटल में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट मेटल में क्या, मेटल अच्छा मेटल में नहीं जी, मेटल्स आयन में, ठीक है, ये आयंस में, आयंस में। मेटल में तो मेटल नॉन मेटल सब में सेम रहते हैं। हाँ, मेटल्स आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नॉन मेटल्स आयन, इस नॉन मेटल्स आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ पा रहे हो ना फिनोमेना कैसे हो रहा है। और दूसरे कंडीशन पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास है सल्फर। सल्फर कितना होता है, 100 से सल्फर 100 से 16, बोलो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा, सोचो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा ना, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और क्या। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तुरंत क्या बना लेगा, ये तुरंत बना लेगा S2 माइनस। तो S2 माइनस, तुम लोग अगर याद हो तो छोटे जब थे 9 पे रहोगे तो पूछते होगे कि सर यहाँ यस एक क्लोरीन पे 1 माइनस की है, सल्फर पे 2 माइनस की है, तो अब ये फिक्स हो गया ना कि हमेशा 1 ही माइनस, ये 2 माइनस ही होगा। कभी भी क्लोरीन पर 2 माइनस 3 माइनस नहीं पा सकते,
कभी भी तुम सल्फर पर सिंगल नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, उस पर होगा तो डबल नेगेटिव चार्ज ही होगा। ओके, तो अब ये फिनोमेना कैसे हो पाया? सोचो भाई, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 2 10 6 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन थे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो वही रहेगा ना, तो 16 प्रोटॉन इज लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है? तो इसी वजह से ही 2 नेगेटिव चार्ज ये बताते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज बताते हैं कि हमारे पास उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जैसे ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि एल्यूमिनियम की Al3+ जो है, तो एल्यूमिनियम आयन कहेंगे कि हमारे पास 3 प्रोटॉन ज्यादा हैं, और इसके पास 2 प्रोटॉन, इसके पास 1 प्रोटॉन ज्यादा है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है। देख लो यहां पर सिंबल दिख रहा है। अगर हम बात करें सल्फर, उसके बाद देखें फास्फोरस, P होता है ना, तो 2 8 5। तो अब ये कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा? गेन करेगा। और जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तुरंत क्या बना लेता है? P3+ बना ले, माइनस P3-, गलती से प्लस नहीं, P3-। क्या हुआ? P3-। और इसका मतलब क्या है? इसके पास कितने प्रोटॉन थे? 8 5 13 14 15 तो ना, हाँ 15। तो 15 प्रोटॉन थे, 15 इलेक्ट्रॉन थे, बट 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से इस पर कितना 3 नेगेटिव चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नोट करो। इस तरह से आयन बनते हैं जी। ये देख लो आयन्स बनते कैसे हैं। अब देखो, हम इससे आगे ना पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। मतलब नाम से कन्फर्म है, बस ये थोड़ा सा कोई अलग चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें से किसी को उठा लो, क्लोरीन। क्लोरीन में कितना है बोलो? क्लोरीन क्या? देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने बताया था ना स्टार्टिंग में कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट होते हैं? आउटर मोस्ट सेल ही। आउटर मोस्ट सेल के आउटर मोस्ट सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट होते हैं। और बाकी उसके अंदर के, जैसे अगर हम इनको सल्फर को अगर हम किसी रिएक्शन में किसी भी केमिकल में रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां से सिर्फ ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी में भी डिस्टर्बेंस होगा, इन दोनों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये दोनों अंदर ऐसे बने रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करेगा, इसमें से गेन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों कंप्लीट है, स्टेबल रहेंगे। बाकी जो लास्ट वाला सेल है, यही लास्ट सेल स्टेबल नहीं है, तो यही क्या करेगा? किसी से रिएक्शन कराएगा। इसको ऐसे समझो जी, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास बैग है, 3 बैग हैं, तो 2 बैग तुम्हारा भरा हुआ है, तीसरा बैग नहीं भरा हुआ है, तो लोग किसको डिस्टर्ब करेंगे बार बार? तीसरे वाले बैग को ही ना। बाकी 2 बैग तो आराम से भरा हुआ है, तो उस 2 बैग को डिस्टर्ब नहीं किया रहेगा, वो आगे बढ़ा रहेगा। एक्चुअल में ऐसे बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन भर जाता है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। मान लो ऐसे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भर गया तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बाकी जो बॉक्स नहीं भरा होता उसको हम क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। तो वो कौन होते हैं? आउटर मोस्ट सेल वाले ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इमेजिनेशन है। हाँ, ये सब इमेजिनेशन है, कोई रियल चीज नहीं है, वैसे देखा नहीं गया कहीं पे। तो जैसे हमारे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन को इसे डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो 3 3 6 1 7 हो गया। अब अगर हमें मान लो कि इसको हमारे पास एक हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन क्या है? अच्छा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल है। तो तुरंत सोचो, हमने बताया था स्टार्टिंग में कि नॉन मेटल कौन सी नॉन मेटल क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अब इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है। देखो, जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट
कंप्लीट है। ये भाषा को क्या यूज करते हैं, ऑक्टेट यूज करते हैं। अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब कि वही एक ही सेल है और वही आउटर मोस्ट सेल भी है, तो उसके अगर उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम ड्यूप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट बोलते हैं। ड्यूप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन, तो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। तो अब ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो क्या बताओ एक इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं दे सकता ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। ये तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, तो इसका मतलब इसके पास 7 थी, इसके पास 8 हो गए, इसके बाद भी 1 था और एक क्या हो गया, 2 हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, दोनों मिलकर के HCl बना लेते हैं ना। और यानी कि HCl बता कौन सा कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्ड से बने कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं और आयनिक बॉन्ड से बने कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कौन सा HCl कौन सा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। और इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर हमारे पास है NaCl, क्या है Na और Cl, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये क्या करेगा, अब सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके पास भाई नियान है ना जी, 2 8 2 10 1 11 ये है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपना, तो 8 10 बचेंगे ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ को चले जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से बन जाता है NaCl। तो बताओ यहाँ पर कौन सा कंपाउंड हुआ, अब खुद सोचो, ये सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। तो ये जो NaCl वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, ये आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा इसके बीच, इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। यानी कि ऐसे कहो कि जो NaCl के बीच जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड है, यानी कि इसमें आयनों के ट्रांसफॉर्मेशन से बॉन्ड बना है। और ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू इससे HCl से। इसके NaCl के जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड काफी कमजोर होते हैं इससे आयनिक बॉन्ड से, मतलब आयनिक बॉन्ड काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और इनके एटम्स एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं, वो बताया जाएगा। अब जैसे मान लो कि हमारे पास है H2O, क्या है H2O, अब दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तो H2 मतलब कितना एटम, 2 एटम, और ऑक्सीजन मतलब 1 एटम, तो एक ऑक्सीजन से 2 एटम जुड़े कि नहीं जुड़े, सोच लो ऐसे ही। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, भाई 2 8 ही तो होता है ना, ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 1 होते हैं। तो अब बताओ कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, नहीं, लेकिन अगर हम दोनों में शेयरिंग करा दें, तो शेयरिंग से क्या कर देंगे, दोनों ऐसे एक कंपाउंड बना लेंगे। तो यहां पर भी शेयरिंग हुई कि नहीं हुई, तब जाकर ये H2 बना। इसका मतलब ये भी H2 भी कौन सा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है ना, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए, ये चीजें कल बताएंगे, मतलब कल इसके बारे में बताएंगे और शायद धीरे धीरे कल लगभग खत्म की तरफ करेंगे हम इसको, ठीक है। नोट क्या करोगे, कल ही नोट करो, कल इस पूरा लिखवाएंगे इसके बारे में अच्छे से, के जाते हैं तो बता ही दे।